हेलो स्टूडेंट्स। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की बीएससी बीएड थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं भौतिक विज्ञान प्राध्यापक मनीष कुमार शर्मा आज के इस लेक्चर में हम ऊष्मागतिकी के विभिन्न नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऊष्मागतिकी के विभिन्न नियमों की श्रेणी में पहला नियम है यहाँ पर ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम, जीरो ऑर्डर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये शून्य कोटि का नियम कहलाता है। सेकंड नंबर पर ऊष्मागतिकी का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। यहाँ हम इन नियमों को बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम या जीरो ऑर्डर लॉ। इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय ए तथा बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ आपस में तापीय साम्यावस्था में हों तो वे निकाय भी आपस में तापीय साम्यावस्था में होंगे। कैसे? यदि दो निकाय ए और बी हम लें, दो निकाय ए और बी दोनों के मध्य में ऊष्मा या ताप का कोई संपर्क नहीं हो, इसके लिए हम दोनों के मध्य एक रुद्धोष्म दीवार का प्रयोग करते हैं। ए और बी, इनके बीच में जो हमने डार्क लाइन बनाई है ये एक रुद्धोष्म दीवार होगी, जो ये आपस में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, परंतु ये दोनों ही निकाय किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग तापीय साम्यावस्था में रहते हैं। अर्थात निकाय ए सी के साथ में और निकाय बी सी के साथ में ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकता है। ऐसी स्थिति में ये दोनों निकाय ए तथा बी भी आपस में तापीय साम्यावस्था में होते हैं। ये आपस में क्या होंगे? तापीय साम्यावस्था में होंगे। ताप क्या है? ताप एक अदिश राशि होती है। ऊष्मागतिकी के शून्याङ्क नियम से दो निकाय संतुलन में हों तो उनके ताप क्या होंगे? समान होंगे। उनके ताप आपस में समान होंगे, अर्थात TA बराबर TB। दोनों के ताप क्या होंगे? यहाँ पर समान होंगे। इस प्रकार ताप वह गुण होता है जो एक निकाय से दूसरे निकाय में ऊष्मा के प्रवाह का निर्धारण करता है। यदि दो निकायों में से किसी एक निकाय से दूसरे निकाय में ऊष्मा का प्रवाह होता है तो यह निर्धारण किया जा सकता है कि किस निकाय का ताप अधिक है। यदि ऊष्मा का प्रवाह है A to B होता है तो निकाय A का ताप B के ताप से क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? निकाय A का ताप निकाय B के ताप से अधिक होता है। इस प्रकार ऊष्मागतिकी के शून्याङ्की नियम या शून्य कोटि के नियम में हम तीन निकायों को लेकर चित्र ए और चित्र बी के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं। प्रथम चित्र में निकाय ए और निकाय बी, ये दोनों निकाय आपस में
एक ऊष्मीय अवरोधक या रुद्धोष्म दीवार से विलगित हैं। दोनों के बीच में एक रुद्धोष्म दीवार है जिससे कि ये आपस में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही निकाय अलग अलग निकाय दोनों ही अलग अलग निकाय C के साथ में ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक करते हैं जब तक कि A का ताप C के ताप के बराबर अर्थात TA बराबर TC और B का ताप C के ताप के बराबर TB बराबर TC। तो उपयुक्त इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं TA बराबर TB बराबर TC, अर्थात इस स्थिति में तीनों निकाय तापीय साम्यावस्था में होते हैं। दूसरे चित्र में क्या किया गया है, यदि इस रुद्धोष्म दीवार को समतापी दीवार से, कौन सी दीवार से, समतापी दीवार से, समतापी कह सकते हैं या समतापी ना कहकर हम इसको ऊष्मापार्य दीवार कहें। क्या कहें, ऊष्मापार्य दीवार। ये जो दीवार है रुद्धोष्म दीवार, इसको हम ऊष्मापार्य दीवार से क्या कर दें, प्रतिस्थापित कर दें और इस ऊष्मापार्य दीवार को रुद्धोष्म दीवार से प्रतिस्थापित कर दें तो भी हम पाते हैं कि ये तीनों निकाय आपस में तापीय साम्यावस्था में होते हैं। अर्थात दूसरी कंडीशन के लिए भी यहाँ पर TA बराबर TB बराबर TC होगा। इस प्रकार शून्य कोटि के नियम से हम एक निकाय से दूसरे निकाय में ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण ताप के आधार पर करते हैं। यदि A का ताप B के ताप से अधिक है, यदि TA इज ग्रेटर देन TB, तब ऊष्मा का प्रवाह निकाय A से निकाय B की ओर होता है। यदि दोनों निकायों के ताप समान हैं, यदि TA बराबर TB है, तो इस स्थिति में हम यह नहीं कह सकते कि किस निकाय से किस निकाय में ऊष्मा का स्थानांतरण किया जा रहा है। इस प्रकार हम शून्य कोटि के नियम को भली भांति समझ सकते हैं। इसके पश्चात हम यहाँ पर इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, यह ऊर्जा संरक्षण नियम की पालना करता है, अर्थात ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। इसी श्रेणी में इस नियम को आगे बढ़ाते हुए, जब किसी निकाय को डेल्टा Q ऊष्मा की मात्रा प्रदान की जाती है, किसी निकाय को डेल्टा Q ऊष्मा की मात्रा प्रदान की जाती है, तो क्या होता है, इस निकाय का कुछ भाग निकाय द्वारा कार्य करने में और शेष भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में प्रयुक्त होता है। अर्थात डेल्टा Q ऊष्मा निकाय प्राप्त करके इसका कुछ भाग वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध कार्य करने में, जिससे इसके आयतन में वृद्धि होती है, और शेष भाग निकाय के ताप में वृद्धि करता है।
ताप में वृद्धि होने के कारण आंतरिक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन होती है। इस प्रकार ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अवशोषित ऊष्मा को दो भागों में प्रयुक्त करता है। एक आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, दूसरा कार्य में व्यय। और निकाय को दी गई ऊष्मा क्या होती है? डेल्टा क्यू होती है। तो हमें इससे ऊष्मागतिकीय संबंध क्या प्राप्त होता है? ऊष्मागतिकीय संबंध डेल्टा क्यू इक्वल डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू प्राप्त होता है। यह गणितीय संबंध जो होता है इसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। तो आपने जाना ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, इसका गणितीय रूप क्या है, ये हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद में हम देखते हैं ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम की कोई सटीक डेफिनेशन नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। इस नियम के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों के कथन हैं, जिसमें पहला कथन केल्विन व प्लांक का कथन है और दूसरा कथन क्लासियस का कथन है। परंतु इन कथनों के भाव या अर्थ एक जैसे ही होते हैं। इस श्रेणी में कोई भी ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है जो किसी स्रोत से ऊष्मा को अवशोषित करके पूर्णतः लाभकारी कार्य में बदल सके। यानी कि 100% दक्षता वाला ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है। यह कथन जो है ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम को प्रदर्शित करता है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पद पर आधारित निम्नलिखित दो कथन हैं, जिन्हें हम वन बाई वन करके बारी बारी से यहाँ पर देखते हैं। पहला जो कथन है वह है केल्विन एवं प्लांक का कथन। केल्विन एवं प्लांक का कथन क्या कहता है? इस डायग्राम में बताया गया है। यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ स्रोत से ऊष्मा की कुछ मात्रा ग्रहण करके इस ऊष्मा के कुछ भाग को कार्य में बदलकर शेष भाग सिंक को प्रदान करता है। या इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब कोई निकाय या कार्यकारी पदार्थ उच्च ताप के ऊष्मीय भंडार, जिसे स्रोत कहते हैं, जो T1 केल्विन पर होता है, इससे Q1 ऊष्मा की मात्रा अवशोषित करता है। इस ऊष्मा का कुछ भाग निम्न ताप के ऊष्मीय भंडार, जिसे सिंक कहते हैं, जो T2 केल्विन पर होता है, प्रदान करके शेष भाग कौन सा? Q1 माइनस Q2 को कार्य में बदलता है। यह केल्विन व प्लांक के कथन का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है। कथन क्या कहता है, इसे हम फिर से देखते हैं। किसी भी चक्रीय प्रक्रम में एक ऐसा प्रोसेस जो विभिन्न प्रावस्थाओं से होकर गुजरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, तो ऐसे प्रोसेस को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कार्य करने वाला एक ऐसा इंजन जिसे बनाना असंभव है, जो स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा के संपूर्ण भाग को बिना सिंक को प्रदान किए कार्य में बदल सके। यानी कि स्रोत से ग्रहण की गई
संपूर्ण ऊष्मा Q1 को ग्रहण करके यह इसे कार्य में परिणत कर सके, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए सिंक का होना अनिवार्य है, यानी कि Q1 ऊष्मा की मात्रा ग्रहण करके कुछ भाग Q2 सिंक को प्रदान करे। किसको प्रदान करे? सिंक को। और फिर शेष भाग को यह कार्य में बदले। उस स्थिति में कार्य हमें प्राप्त होगा Q1 माइनस Q2। ये केल्विन व प्लांक का कथन कहलाता है, जिसे हमने इस डायग्राम में प्रदर्शित किया हुआ है। यहाँ पर पहली जो स्थिति है यह एक संभव प्रक्रिया है। दूसरी स्थिति में यह एक असंभव प्रक्रिया को दर्शाया गया है। यह संभव नहीं होगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करके इस ऊष्मा का कुछ भाग सिंक को प्रदान करना आवश्यक होगा। डायरेक्टली यह Q1 ऊष्मा ग्रहण करके संपूर्ण भाग को कार्य में बदल सके, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यह एक असंभव प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है ये? असंभव प्रक्रिया है ये, जबकि यह एक संभव प्रक्रिया होती है। ये कहलाता है ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम पर आधारित केल्विन व प्लांक का कथन। क्या कहलाता है ये? केल्विन व प्लांक का कथन। दूसरे नियम की इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं। क्लासियस का कथन। दूसरा कथन क्या है? वैज्ञानिक क्लासियस ने अपना मत प्रदर्शित किया और उन्होंने क्या बताया कि किसी चक्रीय प्रक्रम में बिना बाह्य कार्य किए कार्यकारी पदार्थ निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा ग्रहण करके सीधे इसे कार्य में परिणत नहीं कर सकता है। यानी कि ऊष्मा ग्रहण करके इस ऊष्मा को किसी उच्च ताप के ऊष्मीय भंडार को प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए यह एक असंभव प्रक्रिया होती है। क्लासियस के कथन में यह एक असंभव प्रक्रिया है। संभव प्रक्रिया के लिए क्या है कि इस कथन में कोई भी कार्यकारी पदार्थ निम्न ताप के ऊष्मीय भंडार से Q2 ऊष्मा की मात्रा को ग्रहण करके जब इस पर बाह्य कार्य W किया जाएगा, तभी यह ऊष्मा को उच्च ताप के निकाय को प्रदान कर सकता है। बिना बाह्य कार्य के यह संभव नहीं होता है। तो क्लासियस के कथन को हम देखें तो यह केल्विन प्लांक के कथन के विपरीत है, लेकिन दोनों के भाव एक ही हैं। दोनों के अर्थ क्या होते हैं? एक ही होते हैं। यहाँ पर ये संभव प्रक्रिया होती है और यह एक असंभव प्रक्रिया होती है। दूसरी स्थिति में ऐसा संभव नहीं है। बिना कोई बाह्य कार्य के निम्न ताप के ऊष्मीय भंडार से ऊष्मा ग्रहण करके उच्च ताप के ऊष्मीय भंडार को प्रदान कर सके, यह एक संभव प्रक्रिया नहीं होती है। लेकिन यह कार्य तब संभव हो जाता है जबकि निकाय पर कोई बाह्य कार्य किया जाए। तो यह है क्लासियस का कथन। देखिए, क्लासियस के कथन को उदाहरण के रूप में हम लें तो प्रशीतक इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रशीतक रेफ्रिजरेटर या फ्रिज
हमारे घर में प्रयुक्त होने वाला फ्रिज इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, क्लासियस के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें क्या होता है, जब भी हम फ्रिज में कोई ठंडी वस्तु रखते हैं तो क्या करता है, उस ठंडी वस्तु में से भी यह ऊष्मा निकालकर बाह्य वातावरण यानी कि कमरा जो कि अधिक ताप पर होता है उस ऊष्मा को प्रदान कर देता है। परंतु इसके लिए वह कंप्रेसर या संपीड़क की सहायता लेता है। हमारे फ्रिज में एक कंप्रेसर या संपीड़क होता है जिसमें फ्रियोन गैस भरी होती है। क्या होती है? फ्रियोन गैस भरी होती है। अगर यह गैस खत्म हो जाती है, इस स्थिति में हमारा रेफ्रिजरेटर किसी भी वस्तु को ठंडा नहीं कर पाता है। इस प्रकार रेफ्रिजरेटर बाहरी सहायता संपीड़क से लेकर ठंडी वस्तु में से भी बची हुई ऊष्मा को निकालकर उच्च ताप के ऊष्मीय भंडार अर्थात कमरे को प्रदान कर देता है। इस प्रकार क्लासियस के कथन की यहाँ पर पुष्टि होती है। तो हमने ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम में केल्विन व प्लांक के कथन और क्लासियस के कथन को हमने यहाँ पर देखा। तो आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ हम अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।